विद्यार्थी मित्रों, आज S4 विशेष पेपर 4 के जो शेष भाग जो है, पहले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि भाषा का सैद्धांतिक विवेचन, इस इकाई के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, स्वरूप तथा भाषा की विशेषताएं। हमने एक विशेषता देखी है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। अब हम इस व्याख्यान में, दूसरे व्याख्यान में भाषा की जो अन्य विशेषताएं जो है, उन अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब भाषा की जो दूसरी विशेषता जो है, दूसरी विशेषता, पहली विशेषता में भाषा की विशेषता हम लोगों ने देखी कि भाषा सामाजिक वस्तु है। दूसरी भाषा की विशेषता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो अनायास पुत्र को माँ बाप से मिल जाए। भाषा के बारे में हिंदी बोलने वाले दाम्पत्य का बेटा यह अवश्य नहीं है कि वह हिंदी ही बोले। मान लीजिए कि वह इंग्लैंड चला गया, वहाँ के वातावरण में, वहाँ के समाज में वह बड़ा हुआ, तो संभवतः उसे हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इंग्लैंड में हिंदी का वातावरण नहीं है और हिंदी उसे बिल्कुल नहीं आएंगी। इस तरह कोई भी भाषा हम अनायास सहज रूप से इसलिए नहीं सीख सकते कि वह हमारे माँ बाप की भाषा है। मतलब हमारे माँ बाप जो भाषा बोलते हैं, हमने वही भाषा बोलनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने पहली विशेषता में देखा कि भाषा सामाजिक वस्तु है। जो सामाजिक वस्तु है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, कि मतलब हमारे माता पिता जो बोलते हैं हमने वही भाषा बोलनी चाहिए, ये नियम यहाँ लागू नहीं होता है। भाषा की तीसरी विशेषता जो है, भाषा की तीसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। हमने देखा कि भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अब तीसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। जो पैतृक संपत्ति नहीं है वह अर्जित होगी। भाषा भी अर्जित है। व्यक्ति उसका अर्जन समाज में रहकर करता है। अरे भाषा कौन सी भी हो, व्यक्ति समाज में रहकर उस भाषा को सीखता है, अर्जित करता है। इसी कारण हम जिस समाज में रहते हैं, किसी भी समाज में हम रहते हैं, उसी समाज की भाषा हम अर्जित कर लेते हैं और कर सकते हैं और कर लेते हैं। ऊपर के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मान लीजिए कि हिंदी दाम्पत्य का बेटा अगर इंग्लैंड चला गया तो वह उसे हिंदी का वातावरण बिल्कुल नहीं मिला, तो कदापि ही हिंदी नहीं बोलेगा, वहाँ की अंग्रेजी भाषा वह सीख लेगा। इसका मतलब ये कि भाषा अर्जित संपत्ति है। कि विदेश में क्या है, विदेश में सारा समाज जो है अंग्रेजी बोलता है, इसलिए वह लड़का भी अंग्रेजी ही बोलेगा। यहाँ की भाषा इसलिए कहते हैं विद्वान कि भाषा अर्जित संपत्ति है। समाज में रहकर हम हर वस्तु का, क्रिया का, आदि बातों का हम क्या करते हैं, अर्जन कर लेते हैं। और हिंदी भाषित
माँ बाप का जो बेटा है वो आगे चलकर अंग्रेजी बन जाता है। ये भाषा की एक विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथी विशेषता यह है कि भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सारी बातें हम अनुकरण के द्वारा, अर्जन के द्वारा सीख लेते हैं। अनुकरण यह मनुष्य का सबसे बहुत बड़ा गुण है। सामाजिक व्यवहार की सारी बातें हम अनुकरण के द्वारा ही सीख लेते हैं और सीखते हैं। भाषा के बारे में भी यही है, यही सही है कि हम समाज में रहकर दूसरों से भाषा सीखते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसी से हम भाषा सीखते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी क्रिया का नाम या किस बात को कैसे कहे, कभी कभी बच्चे इस अनुकरण में कभी कभी गलती कर डालते हैं, किंतु शीघ्र ही फिर अनुकरण के कारण अपनी गलती को वह ठीक कर लेते हैं। यहाँ पांचवी विशेषता है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो होती है परिवर्तन, भाषा में आप लोगों को मालूम है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। भाषा के बारे में भी यह लागू होता है। भाषा में हमेशा ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही संस्कृत का गृह शब्द हिंदी में घर बन गया है तथा कृष्ण कन्हैया हो गए हैं। वस्तुतः परिवर्तन इस विश्व का नियम है। हमारा समाज, हमारा ज्ञान, सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है। ये भी एक परिवर्तन है कि आप लोग अभी घर बैठकर ये लाइव मेरा व्याख्यान जो है, मेरा व्याख्यान आप सुन रहे हैं, ये तकनीकी परिवर्तन है। ये भी शिक्षा का एक प्रकार का परिवर्तन ही है कि जैसे पहले आप क्लास में आते थे, क्लास में बैठते थे, प्राध्यापक आपको पढ़ाते थे और आप लोग वहां बैठकर अर्जन करते थे या सीखते थे। आज ये क्या हो गया है, एक परिवर्तन हो गया है, एक बदल हो गया। छठवीं जो विशेषता है भाषा की, वो छठवीं विशेषता इस तरह से बताई जाती है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। इन चिर परिवर्तनशीलता के कारण ही जीवित भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का यह रूप अंतिम है और इसमें आगे चलकर परिवर्तन या विकास नहीं होगा। भाषा अगर जीवित होगी तो उसमें परिवर्तन होगा ही, चाहे वह जीवित भाषा हो, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, चाहे समाज का हो या मनुष्य का। यह बात हम जीवित भाषा के बारे में कहते हैं कि हमने पहली विशेषता में देखा कि भाषा सामाजिक वस्तु है। समाज के लोग ही आपसी विचार विनिमय के लिए इस माध्यम का प्रयोग करते हैं, यानी भाषा सामाजिक वस्तु है। मनुष्य जाति अगर जीवित है तो भाषा जीवित रहेगी। संभवतः उसका अंतिम रूप होता ही नहीं है। जीवित भाषा के बारे में हम कह रहे हैं कि संभवतः उसका अंतिम रूप होता ही नहीं है। मनुष्य का मृत्यु यानी भाषा का अंतिम रूप या भाषा की मृत्यु होती है। जब तक मनुष्य जाति जीवित है तब तक उस भाषा को बोलने वाले सब लोग जीवित रहेंगे। मान लीजिए कि एक आध भाषा बोलने वाले पूरा समाज, पूरी मानव सृष्टि अगर मर गई तो समझना कि वो भाषा भी मर गई। इसलिए कहते हैं कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है।
अगली विशेषता है कि भाषा के परिवर्तन या विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा के विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य में यह प्रवृत्ति जन्म से होती है कि वह कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक काम कर ले। इस कम से कम प्रयत्न करने की प्रवृत्ति के कारण ही भाषा में प्रायः वे ही परिवर्तन आ पाते हैं जिनके आने से कम प्रयास से अधिक अभिव्यक्ति संभव हो। मतलब कि हम कम श्रम में ज्यादा फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यहाँ भाषा के बारे में भी हम मुश्किल शब्द को छोड़ते हैं और आसान शब्द को अपनाते हैं। यानी भाषा ये जो कठिनता से सरलता की ओर जाती है। यहाँ ये उन्होंने बताया, आगे कहा है विद्वानों ने कि अधिक से अधिक अभिव्यक्ति संभव हो। सरल बनने की इस प्रवृत्ति के कारण ब्राह्मण शब्द, चिन्ह शब्द, साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी को हम पाइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण जो है साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। पाइकोलॉजी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो है आदि बातों का जिक्र जो है, हम आसान भाषा को अपनाते हैं, मुश्किल शब्दों को छोड़ते हैं। ये इसे कहा जाता है कि भाषा का विकास, ये जो है विकास की धारा जो है कठिनता से सरलता की ओर जाती है। कभी कभी हम रेलवे स्टेशन, ये जो शब्द है उससे रेलवे स्टेशन न कहकर खाली स्टेशन कहते हैं। बस स्टॉप को बस स्टॉप न कहकर खाली स्टॉप कहते हैं। ये या राजेंद्र कुमार या पोस्ट ऑफिस, ये जो मतलब संक्षेपण को हम अपनाते हैं। ये है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। अगली जो विशेषता है कि हर भाषा का अपना एक स्पष्ट, अस्पष्ट, मानक या आदर्श रूप होता है। भाषा का प्रयोजकता जाने अनजाने उस भाषा के आदर्श या उसके यथासाध्य निकटतम रूप का प्रयोग करता है। उसी आदर्श के कारण वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता उसका प्रायः वही अर्थ लगाता है, वही अर्थ ग्रहण करता है। उसे कहते हैं कि भाषा का स्पष्ट, मानक या आदर्श रूप होता है। आगे भाषा की विशेषता के बारे में कहा जाता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये कहते हैं कि वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता उसका वही अर्थ लगाता है। आगे कहा कि एक इसी कारण हजारों, लाखों, करोड़ों भाषा भाषी आपस में विचार विनिमय करते हैं। हर समाज में भाषा की बोधगम्यता का मूल आधार उससे प्रयुक्त भाषा का आदर्श रूप ही होता है, चाहे वह कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो। उसे कहते हैं कि भाषा ये जो होती है, भाषा का रूप जो होता है, ये प्रायः हर भाषा का स्पष्ट, मानक और आदर्श रूप होता है। मतलब स्पष्ट, आदर्श यानी मानक, यानी ये साहित्यिक भाषा जिसे हम कहते हैं। आगे नवीं इसकी जो विशेषता है, नवीं कि हर भाषा के प्रायः हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भाषा
उसी भाषा के अन्य लोगों की तुलना में किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत भिन्न होती है। एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, फिर वो समूह हो, कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, हर एक की अपनी अलग अलग भाषा होती है। लेकिन ये जो विशेषता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हर भाषा के किसी न किसी रूप में उतने ही भेद होते हैं जितने उसके बोलने वाले होते हैं, किंतु यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्यतः हमें ज्ञात नहीं होता है। या अगली जो विशेषता है, 10वें नंबर की जो विशेषता है कि हर भाषा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, वो जापानी हो, हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अगर अलग अलग विशेषताएं नहीं हो तो वो अलग अलग भाषा नहीं हो सकती है। यह विशेषताएं ध्वनि, रूप, रचना, अर्थ, वाक्य आदि कई स्थानों पर दिखाई देती है या हो सकती है। जैसे कि हम मराठी में ळ का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में ळ के अलावा ल का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला ये कि कोडी, तो हम मराठी में उसे कोडी कहते हैं और हिंदी या इंग्लिश में उसे कोली कहा जाता है। तो ये उसकी विशेषता है कि ध्वनि, रूप, रचना, अर्थ आदि, वाक्य आदि कई स्थानों पर उस स्थानों पर ये हो सकती है। ये उपयुक्त 10 विशेषताएं जो हैं, ये 10 विशेषताएं उपयुक्त 10 विशेषताओं से उच्चारण से अर्वाचित, यादृच्छिक, ध्वनि प्रतीक, सार्थक, व्यवस्थित तथा समाज में विचार का साधन आदि भाषा की कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जिनकी ओर स्थान स्तर पर संकेत किया जा चुका है। तो इस तरह ये पहली इकाई का हम लोगों ने भाषा की विशेषताएं, ये विशेषताएं हम लोगों ने देखी। यहाँ पर हम विराम लेते हैं और अगले व्याख्यान को मिलते हैं। बाय।